जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले टॉपिक में मेल एंड फीमेल का प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बताया जा चुका है। अब आज के टॉपिक में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कहा था कि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया, तो वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप सभी को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में विस्तृत बताया जाएगा। देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, उसके साथ साथ एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस। इमेज में सब लोग दिख रहे होंगे, यहाँ पर दो इमेज है। उस इमेज में देखें आप लोग, वास डिफरेंस, सेमिनल वेजाइकिल, यूरेथ्रा, पेनिस और उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स। इतनी सभी चीज़ें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत टेस्टिस और बाकी एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेजाइकिल, यूरेथ्रा, पेनिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये सभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। आप सभी लोगों को इस इमेज में दिख रहा होगा, दो इमेज है। एक इमेज फ्रंट साइड से है और उसके बाद दूसरा है यानी वेंट्रल साइड से है एक फिगर, दूसरा है लैटरल साइड से यानी बगल से। तो इसमें आप सभी लोगों को टेस्टिस दिख रहा होगा। टेस्टिस, ये टेस्टिस, आप सभी लोगों को ये टेस्टिस दिख रहा होगा। टेस्टिस के साथ साथ एपिडाइडमिस, यहाँ पर टेस्टिस, उसके बाद एपिडाइडमिस, यहाँ पर दिख रहा है। एपिडाइडमिस के बाद वास डिफरेंस यहाँ दिख रहा है। उसके बाद सेमिनल वेजाइकिल यहाँ पर दिख रहा है। फिर उसके बाद यूरेथ्रा यहाँ पर दिख रहा है, यूरेथ्रा। उसके साथ साथ पेनिस ये दिख रहा है। उसके साथ साथ एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड में प्रोस्टेट है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है और उसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये सभी एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। तो यहाँ पर सभी जो है पार्ट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आप सभी लोग देख लिए। उसके बाद एक चीज़ और भी जानना जरूरी है कि किसी भी इमेज को बताने से पहले उसका एनाटॉमी जानना जरूरी होता है। एनाटॉमी यानी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, और उसके बाद फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सभी पार्ट दिख गए कि कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पर हैं। अब उसके बाद देखते हैं जो वृषण होता है। वृषण पहले तो पुरानी बुक के आधार पे देखते हैं, फिर एनसीईआरटी के माध्यम से बताएंगे। यानी पुरुष में दो गुलाबी रंग के 5 सेंटीमीटर लंबे, 2.5 सेंटीमीटर मोटे, 3 सेंटीमीटर चौड़े वृषण पाए जाते हैं। ये उदर गुहा से बाहर पेनिस के पास पाए जाते हैं। यह वृषण कोश या अंडकोश के अंदर, अंडकोश यानी स्क्रोटम या उसी को कहते हैं स्क्रोटम सैक या टेस्टिस सैक में सुरक्षित रहते हैं। और जो वृषण कोश होते हैं एक पेशी अंडकोश यानी स्क्रोटम सेप्टम के द्वारा बीचों बीच 2 भागों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक भाग में एक एक टेस्टिस पाया जाता है। प्रत्येक वृषण स्वयं मोटे द्विस्तरीय वृषण खोल यानी टेस्टिकुलर कैप्सूल द्वारा ढका रहता है। वृषण के अंदर संयोजी ऊतक होते हैं जो अत्यधिक कुंडलित होते हैं, जिसको सेमनीफेरस टिब्यूल कहते हैं। और सेमनीफेरस जो टिब्यूल्स होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस जो होता है प्रत्येक वृषण के पश्च तल पर एक कॉमा के आकार का, यहाँ पर दिख रहा होगा कॉमा के आकार का एपिडाइडमिस, कॉमा के आकार का 4 से 6 सेंटीमीटर लंबी संरचना चिपकी रहती है, जिसे एपिडाइडमिस कहते हैं। वृषण की जो नलिकाएं होती हैं, वृषण की अपवाहक नलिकाएं, अधिवृषण के शीर्ष भाग में आकर खुलती हैं। अधिवृषण में शुक्राणुओं का मैच्योरेशन होता है। यहाँ पर शुक्राणु लगभग 1 माह तक रहते हैं, उसके बाद स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस इनकी संख्या 2 होती है। प्रत्येक वृषण के अधिवृषण संरचना के निचले भाग में एक लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नली वास डिफरेंस निकलती है। यह ऊपर की ओर इंग्विनियल कैनाल
से होती हुई मूत्राशय के पश्च तल पर अपनी ओर की मूत्रवाहिनी के चारों ओर एक फंदा बनाती हुई नीचे की ओर मुड़कर सेमिनल वेजाइकल नामक ग्रंथ में छोटी सी नलिका से जुड़ जाती है। उसके बाद सेमिनल वेजाइकल प्रत्येक शुक्राशय लगभग 5 सेंटीमीटर थैलीनुमा संरचना होता है जो मूत्राशय के पीछे स्थित होता है। प्रत्येक शुक्राशय में एक छोटी सी वाहिका निकलती है जिसमें अपनी ओर के एक वृषण से निकलती है वाश डिफरेंस आकर खुलती है। इस प्रकार दोनों नलिकाओं के मिलने से एक सहनली का निर्माण होता है जिसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ये आगे मूत्र मार्ग में खुलती है। शुक्राशय में एक क्षारी चिपचिपे पीले रंग के पदार्थ का श्रावण होता है जो पुरुष के वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है। स्खलन के समय शुक्राणु इसी वीर्य में गति करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नली के रूप में होता है जो मूत्राशय से आरंभ होकर के पुरुष के शिश्न के शिखर पर यूरिनोजेनाइटल अपर्चर द्वारा खुलता है। फिर उसके बाद पेनिस, यह बेलनाकार मैथुनांग होता है जो उदर भाग में वृषण कोश के ऊपर बीच में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य जनन क्रिया के समय शुक्राणुओं को पुरुष से स्त्री के शरीर में छोड़ना होता है। फिर उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड है, सहायक ग्रंथियाँ। इसमें पुरुष में विभिन्न प्रकार की सहायक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। विभिन्न सहायक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो वीर्य निर्माण, शुक्राणुओं में जीवित रखने, शुक्राणुओं के पोषण, वाह्यगमन आदि में सहायक होती हैं। पुरुष की प्रमुख सहायक ग्रंथियाँ निम्नलिखित है, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेकंड है काउपर्स ग्लैंड। यह जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है सिखाने के आकार का होता है जो मूत्र मार्ग के आधारी भाग के चारों ओर स्थित होता है। स्खलन के समय इस ग्रंथि द्वारा सफ़ेद हल्के अम्लीय विशेष गंध युक्त तरल पदार्थ का स्राव किया जाता है। यह तरल वीर्य का लगभग 25% भाग बनाता है। फिर उसके बाद काउपर्स ग्लैंड, यह 2 छोटे आकार की अंडाकार ग्रंथियां मूत्र मार्ग के बाएं दाएं प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे की ओर स्थित होती हैं। मैथुन के समय इनके द्वारा क्षारीय पारदर्शक चिपचिपा तरल का श्रावण किया जाता है जो मूत्र मार्ग को चिकना तथा शुक्राणु के गमन योग्य बनाता है। ये तो रहा अभी पुरानी बुक के आधार पे। अब उसके बाद हम सभी लोग एनसीईआरटी के आधार पर देखेंगे कि एनसीईआरटी ने क्या बताया है, किस तरह से समझाया है। तो सबसे पहले देखते हैं जो टेस्टिस होता है। टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पेल्विस रीजन में स्क्रोटम सैक या कह सकते हैं टेस्टिस सैक या स्क्रोटम या वृषण कोश में स्थित होता है। और स्क्रोटम क्या करता है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। यानी जो हमारा स्क्रोटम होता है या टेस्टिस होता है, टेस्टिस का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। ये कम क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म निर्माण के लिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर का कम होना अति आवश्यक है, तभी जो है स्पर्म का निर्माण हो सकता है। इसी कारण जो हमारा स्क्रोटम है या टेस्टिस है, स्क्रोटम सैक या टेस्टिस है, ये हमारे बॉडी से क्या होते हैं, बाहर होते हैं, ताकि स्पर्म आसानी से निर्माण हो सके, स्पर्म आसानी से बन सके। फिर उसके बाद एडल्ट में क्या होता है, जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का सैप लेंथ में 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 2 से 3 सेंटीमीटर होते हैं। और प्रत्येक टेस्टिस जो होता है डेंस कवरिंग होता है। और प्रत्येक जो टेस्टिस होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स में बटे होते हैं, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 कंपार्टमेंट्स। और जो लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उसमें 1 से 3 क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। 1 से 3 की संख्या में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल होता है, इस इमेज में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का टीएस काट करके दिखाया गया है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में अब देखेंगे क्या क्या होता है। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में इंटरनल पार्ट होता है वो लाइंड होता है 2 कोशिकाओं से, एक स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल और एक है सर्टोली सेल। 2 कोशिकाओं से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का अंदर वाला पार्ट लाइंड होता है, जिसमें जो मेल जर्म सेल होते हैं मियोसिस प्रक्रिया होती है और वो स्पर्म का निर्माण करते हैं। और सर्टोली सेल क्या करते हैं, जर्म सेल को यानी मेल जर्म सेल को या स्पर्मेटोगोनिया को पोषण या न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं।
और उसके साथ साथ सेमी फेस्टिब्यूल का जो बाहरी भाग होता है उसको कहते हैं, बाहरी पार्ट को, आउटसाइड वाले पार्ट को इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक ब्लड वेसल आपको दिख रहा होगा, सॉरी, एक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल ये टेस्टिकुलर हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। और उसके साथ साथ इसके अंदर ब्लड वेसल की भी संरचनाएं दिख रही हैं, ब्लड वेसल के कट भी दिख रहे हैं, ब्लड वेसल्स भी होते हैं। अब उसके बाद देखते हैं जो मेल सेक्स आर्गन होता है उसमें कुछ एक्सेसरी डक्ट्स पाए जाते हैं, जैसे रेड टेस्टिस, वास डिफरेंसिया, एपिडर्मिस एंड वास डिफरेंस। अब उसके बाद देखते हैं कि पाथ क्या होता है स्पर्म का या सीमेन का। स्पर्म या सीमेन बनते हैं टेस्टिस में, टेस्टिस में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में ही बनते हैं, यानी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज ए पार्ट ऑफ टेस्टिस। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद रेड टेस्टिस, उसके बाद वास डिफरेंसिया, एपिडर्मिस, वास डिफरेंस सेमिनल वेजाइकिल से होते हुए यूरेथ्रा में आते हैं। और यूरेथ्रा के बाद पेनिस में उपस्थित यूरिनोजेनाइटल पोर के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, और यूरिनोजेनाइटल पोर से बाहर निकल जाते हैं। और जो पेनिस का ओपनिंग होता है एनसीईआरटी में यूरेथ्रल मेटिस के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद इसमें दिया हुआ है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जो मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो पेनिस है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या होता है, चाहे मेल का सेक्स आर्गन हो या फीमेल का सेक्स आर्गन हो, सभी में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हमें दिखते हैं, कुछ ऐसे पार्ट हमें नहीं दिखते हैं। जितने भी पार्ट हमें जो दिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के नाम से जानते हैं। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस आता है। और पेनिस जो होता है वो स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो हेल्प करता है इरेक्शन में, और उसके साथ साथ ये फैसिलेट करता है इंसेमिनेशन में, यानी मेल से सीमेन को फीमेल में ट्रांसफ़र करने का भी काम करता है। और उसके साथ साथ जो पेनिस होता है, पेनिस का अग्रभाग जो होता है उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं, और ये ढका होता है स्किन से, जिसको फोर स्किन या अग्र त्वचा कहते हैं। और उसके साथ साथ जो मेल होता है उसमें एक्सेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। 3 एक्सेसरी ग्लैंड दिया गया, एक सेमिनल वेजाइकिल, उसके बाद एक प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके साथ साथ पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रेशन करते हैं। और सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। और उसके साथ साथ जो बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड है ये हेल्प करता है पेनिस को लुब्रिकेशन में। और उसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है, जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड है, पेयर्ड की संख्या में होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेयर्ड। और उसके साथ साथ जो प्रोस्टेट है वो सिंगल होता है। अब उसके बाद ये जो इसका स्ट्रक्चर था या एनाटॉमी था ये तो बताया जा चुका है। अब उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं फिजियोलॉजी क्या होता है। यहाँ पर दिख रहा है सभी लोगों को इमेज में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस है, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का निर्माण होता है। बनने के बाद, स्पर्म बनने के बाद रेड टेस्टिस, फिर वास इफ्रेंसिया, फिर एपिडर्मिस से होते हुए वास डिफरेंस होते हुए सेमिनल वेजाइकिल में आकर के स्टोर रहते हैं, सेमिनल वेजाइकिल में स्टोर रहते हैं। और उसके साथ साथ एट द टाइम ऑफ कपुलेशन यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिनोजेनाइटल पोर होते हुए पेनिस के द्वारा, यूरेथ्रल मेटस के द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। और उसके साथ साथ जो सेमिनल वेजाइकिल होता है उसमें जो इसके ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, लुब्रिकेशन, और उसके साथ साथ सेमिनल प्लाज्मा का भी सिक्रेशन करने का काम करते हैं। और उसमें एक चीज़ और सभी लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर वास डिफरेंस और यूरेटर दोनों आपस में क्या होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं। जो यूरेटर होता है यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है, वास डिफरेंस जो होता है वो टेस्टिस से निकलता है, निकल करके दोनों आपस में आ करके यूरेथ्रा में खुल जाते हैं। यूरेथ्रा को एक और नाम दिया गया है इजैकुलेटरी डक्ट, और ये दोनों आगे चल करके
यूरिनोजेनिटल पोर के माध्यम से क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। यूरिनोजेनिटल पोर क्यों कहा गया यहाँ पर, क्योंकि एक ऐसा पोर इसमें होता है जिसके माध्यम से यूरिन भी बाहर होता है, जेनेटिक मटेरियल भी बाहर होता है, इसी कारण इसे नाम दिया गया यूरिनोजेनिटल पोर। यानी जो मेल होते हैं, मेल में यूरिन भी बाहर करने का काम और उसके बाद जेनेटल मटेरियल भी बाहर करने का काम एक पोर करता है, जिसको यूरिनोजेनिटल पोर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।